प्रधान जी, एजे ग्रामीण न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जीवन में उतार चढ़ाव का ये सफर कैसा रहा अब तक का? ग्रामीण जी, मेरा जो बाल्यकाल से ही जीवन का सफ़र है वो बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। मेरा जो जन्म है वो पौड़ी गढ़वाल कलजीखाल ब्लॉक के ग्राम नावा में हुआ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वे प्राथमिक विद्यालय नावा, जो कि मेरा मूल गांव में है, वही हुई। बाद में मेरे पिताजी मुझे संस्कृत शिक्षा के लिए उत्तरकाशी मेरे चाचा जी के साथ लेकर के गए। वहीं पर मेरा जो शास्त्रीय व्याकरणाचार्य तक की शिक्षा वहीं पर पूरी हुई और कहा जाए तो मेरा जो बाल्यकाल का जीवन का सफ़र है बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। युवावस्था का सफर जो है दहेज रहित विवाह से शुरू हुआ। आज से 2.5 दशक पहले कोई नया था उस समय? ग्रामीण जी, नया तो कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी बंगाल इंजीनियर में सूबेदार थे। मेरा भाई भी 6वीं गढ़वाल राइफल में सूबेदार से सेवानिवृत्त है और हमारा जो परिवार है सैन्य पृष्ठभूमि का है। तो मैं जब पढ़ाई करता था तब चाचा जी के साथ रहता था और मेरी बहन चाचा जी की जो पुत्री थी वो सरोज बलूदी, वो उस समय जो है महाशय राजीव कुमार सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य थी। तो उनका आचार्य होने के नाते हमारे घर पर संघ का संपर्क नियमित रहता था। उस समय हमारे जो जिला प्रचारक हुआ करते थे सहारनपुर भाईला के रामपाल सिंह पुंडीर हुआ करते। तो जब मैं घर से शुरू में गया तो मैं गढ़वाली बोलता था। तो रामपाल जी भाषा के तज्ञ तो थे ही, कार्यकर्ता निर्माण या कार्यकर्ता से संपर्क की उनकी एक अभिनव पद्धति थी। तो वो जो जहाँ का है उसी की भाषा में वो बात करते थे। तो यानी कार्यकर्ता संपर्क के लिए उनकी जो भाषा थी तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। तो मैं जैसे ही अपने गांव से उत्तरकाशी गया तो मैं सीधे ही संघ से जुड़ गया। मेरा जो है संघ में आना, शाखा में आना जाना हो गया। और जब मेरा संघ में आना जाना हुआ तो उस समय क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है तो शिशु मंदिरों का बड़ा जाल है और संघ विस्तार में बड़ी भूमिका शिशु मंदिरों की रहती है। तो संघ प्रचारकों को, शिशु मंदिर के परिवारीजनों को संघ से जोड़ने में बड़ी आसानी रहती है। तो आसानी आज भी है और उस समय रहती थी। इसलिए उस समय हमारे घर पर उस समय के जो तत्कालीन विभाग प्रचारक थे गढ़वाल के, जो आज गढ़वाल मंडल जिसको हम कहते थे, श्रद्धेय श्यामलाल जी, डॉक्टर नित्यानंद जी। और उस समय आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के 2 भाग हुआ करते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस समय माधवराव देवड़े जी के बाद जो है ओम प्रकाश जी हमारे प्रांत प्रचारक हुआ करते थे। तो ओम प्रकाश जी हुए, श्यामलाल जी हुए, नित्यानंद जी हुए, इन सब का हमारे घर पर आना जाना रहता था और मैं इनसे बहुत प्रभावित होता गया। उसके बाद 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया। तो भूकंप आने से डॉक्टर नित्यानंद जी ने आपदाओं को राहत बचाव कार्य किए। उसके बाद बचाव कार्य के बाद अब यहाँ स्थिति सामान्य होने के बाद अब यहाँ पे संघ का क्या किया जाए जो हमारा काम नियमित चलता रहे। तो डॉक्टर नित्यानंद जी ने वो जो लाल घाटी जिसको हम कम्युनिस्ट वाला क्षेत्र कहते थे, वहाँ पर गांव-गांव में स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर अनेक प्रकल्प चलाए। तो प्रकल्प चलाने के बाद सबसे पहले मेरे को ही वो काम मिला था उस क्षेत्र में, संस्कार केंद्र एकल विद्यालय का। अब मुझे अच्छी तरह से याद है, उस समय मेरे जो सहयोगी हुआ करते थे शांति बेलवाल बड़कोट के थे, तो वो थे। उसके बाद डॉक्टर नित्यानंद जी ने मेरा परिचय उस समय के जो तत्कालीन विभाग प्रचारक थे, वरिष्ठ साहित्यकार श्री विजय जुनेजा जी से कराया। विजय जुनेजा जी को पता नहीं मेरे अंदर क्या लगा कि वो जब भी देहरादून आते थे तो मेरे को मिलना नहीं भूलते थे, वो मेरे को ज़रूर मिलते थे। उसके बाद डॉक्टर नित्यानंद जी की प्रेरणा से मैं 1994 में मवाना में संघ शिक्षा वर्ग लगा। उस संघ शिक्षा वर्ग के बाद में प्रचारक निकला। तो डॉक्टर विजय जी हमारे विभाग प्रचारक हुआ। कार्यकर्ता की परख शाखा संघ के अलावा इसके संघ विचार इसके अंदर कितना है तो उनकी परख वो लेख के रूप में करते थे।
तो मैं लेखन में पहले से ही तज्ञ था। विजय जी कहते थे कि कमल तुम ऐसा करा करो कि रोज संपादक के नाम एक पत्र लिखा करो और पत्र लिखने के बाद पहले मुझे दिखाया करो। तो विजय जी के अंदर बड़ी खूबी थी कि वो दूसरे की गलती स्वयं नहीं बताते थे। वो कहते थे कि कमल तुम अपनी गलती स्वयं ढूंढो, इसमें कितना सुधार हो सकता है। जब मैं ठीक कर देता था उसके बाद वो संपादक के नाम मुझे पत्र लिखवाते थे। और अमर उजाला और दैनिक जागरण में बॉक्स के अंदर आपने देखा होगा उस समय संपादक के नाम पत्र चलते थे, तो मेरे पत्र उसमें भी छपते रहे हैं। उसके बाद विजय जी विभाग प्रचारक के बाद जो है एक राष्ट्र धर्म पत्रिका लखनऊ से निकलती है, अखिल भारतीय। तो जब वो उनका और मेरा संपर्क आया तो वहाँ से भी उन्होंने कहा कि कमल तुम लेख लिखा करो और राष्ट्र धर्म में भेजा करो। तो वहाँ पर भी मेरे लेख छपे हैं। आज विजय जी तो बहुत अच्छा जो है मधुर गाते भी थे। जी जी, आप भी जो है साहित्य में लिखते हैं, गाते हैं, कुछ रचनाएं आपकी भी गाते हुए उन्होंने सिखाए भी हैं मुझे बहुत सारे गीत। तो मैं उनके जब एक आपने देखा होगा 1994 में रज्जू भैया सरसंघ चालक बने थे, तो वो सारण मेरठ लेकर के गए थे, तो उन्होंने एक गीत गाया था, वो मुझे अच्छी तरह से याद है और प्रभावी हुए। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। भूल कर विमुख में जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। बहुत सुंदर। अच्छा, सैनिक पृष्ठभूमि से होने के बावजूद भी आरएसएस की लाठी और टोपी जो है आपको बहुत भाई। जी, तो मैंने कहा ना कि डॉक्टर नित्यानंद जी से जुड़ने के बाद और उनके साथ जो है मनेरी सेवा प्रकल्प में जुड़ने के बाद मेरे अंदर भी स्वयं सेवकत्व का निर्माण होता गया। स्वयं सेवक जो मैंने अधिकारियों के बौद्धिकों में सुने थे वो विकसित होने लग गया। तो आज भी जैसे मेरी आदत है, भले मैं अब उस पद पर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने विद्यालय में जाता हूँ तो जो स्वयं सेवक के गुण हैं, शाखा में 5 मिनट पहले जाना और संघ स्थान के 15 मिनट बाद जो है संपर्क करके आना। तो मेरा भी स्कूल का नियम है ग्रामीण जी कि मैं सबसे पहले अपने विद्यालय में उपस्थित होता हूँ। सबसे पहले जो विद्यालय का पहला, हमारे यहाँ 850 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें और लगभग 43-45 हम जो है कर्मचारी आचार्य स्टाफ हैं, सब में मेरी उपस्थिति पहले होती है। और उनके बाद सब कहाँ से, जो मैंने शाखा में सीखा है। तो ये स्वयं तत्व निर्माण मेरे अंदर संघ से ही आया है। तो जैसे आपने कहा कि आपके अंदर जो है दहेज रहित शादी का विवाह का विचार कैसे आया, तो वो पूरी बात नहीं हुई थी। तो मेरी माँ कहती थी कि कमल तुम क्या करता है, तू कमा भी रहा है कुछ? मैं बोलता भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि मध्यम पृष्ठभूमि का हमारा परिवार रहा है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी सूबेदार थे, मेरे भाई सूबेदार थे, हम गाँव के प्रधान थे उस समय। हमारे पास खेती बाड़ी भी बड़ी थी, हमारी माती जो है खेती में बड़ी वो थी। तो उस समय ऐसा हुआ कि भाई जब मैंने खर्चा नहीं बताया, क्योंकि मिलता ही नहीं था संघ में कुछ भी, तो माँ ने कहा कि भाई ऐसा करो, अब इसकी शादी कर दो और जब इस पे जिम्मेदारी पड़ेगी तो स्वयं अपना भरण पोषण अपने परिवार का करेगा और ये बताएगा मेरे पास पैसे की अहमियत क्या होती है, तभी स्वयं करेगा। तो 1999 में श्रीमती मीरा डुकलान से मेरा विवाह हुआ और आज 25 सालों बाद हमारा जो है परिवार बिल्कुल। तो आप अपने को रथी मानते हैं, विद्या मानते हैं या सारथी मानते हैं? आज भी रथी माने होता है ग्रामीण जी योद्धा जी, और सारथी माने होता है संघ चलाने वाला। तो मेरा परिवार सैन्य पृष्ठभूमि का है और सैनिक की सीमा पर हमेशा योद्धा की भूमि होती है, सेना को चलाता नहीं हो। आपने देखा होगा संघ में ध्वज प्रणाम 1 2 3 और संख्या, यानी संख्या जो पीछे वाला स्वयं सेवक है वो एक कदम बाम सर होते हुए अपने को एक गिनता है, यानी मैं पहला, और उसके बाद मेरी पंक्ति में जितने लगे हैं जितना क्रमांक आया है
उतना। तो मैं अपने को संघ में अगर मेरी गिनती कार्यकर्ता के रूप में कभी हो तो योद्धा के रूप में हो। आपने देखा होगा जो मनेरी में भूकंप आया था तो स्वयं सेवकों ने चलाने वाले का नहीं क्या, योद्धा के रूप में मेरी भूमिका कहाँ हो सकती है। बस सेवा कार्यों में मेरी भूमिका कहाँ हो सकती है, संस्कार केंद्र में मेरी भूमिका कहाँ हो सकती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी भूमिका कहाँ हो सकती है। तो संघ में अगर कार्यकर्ता के रूप में मेरी भूमिका कोई मानता है तो योद्धा के रूप में। संगठन में तो ये माना जाता है कि ये मार्ग जो कंटकाकीर्ण मार्ग है। जी जी जी। और उसी में जो है चलना है। हाँ, कंटकाकीर्ण मार्ग वही है ग्रामीण जी। आजकल संघ बहुत बड़ा हो गया है लेकिन विचार 1925 का ही है। प्रार्थना नहीं बदली, संघ की आज्ञा ही नहीं बदली। ठीक है, आज बाह्य वातावरण के कारण, चकाचौंध के कारण बहुत सारा कुछ बदल गया हो तो संघ की रीति नीति नहीं बदली, संघ की व्यवस्थाएं नहीं बदली, संघ का अनुशासन नहीं बदला है और संघ की कार्य पद्धति नहीं बदली है। तो इन सब को मानने में ही योद्धा की भूमिका, जो इनका पालन करता वही योद्धा है। अच्छा, इन लेखन में भी आप जो है कई पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हैं, लगातार लिखते हैं। अब आज के समाज में लेखन में जो है एक तरफ आदर्शवाद है, एक तरफ व्यवहारवाद है, आप किसको प्राथमिकता? मैं आदर्शवाद को व्यवहार मानता हूँ। आदर्श अगर नहीं रहेगा, अगर हम किसी को आदर्श नहीं मानेंगे, देखो एकलव्य उदाहरण है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को सूत पुत्र के कहने के कारण उसको शिक्षा देने से मना कर दिया था और एकलव्य ने कहा था कि मैं तो शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से ही लूँगा। तो एकलव्य ने कहा जंगल में जा कर के गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और बहुत अच्छा धनुर्धर बना, अर्जुन से बढ़िया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गुरु के प्रति जो समर्पण था, जो भाव था, वो नहीं छोड़ा। वो सीधे आए, उन्होंने कहा भाई मैंने तो बड़ी जंगल में आपसे आपके ही नाम पर शिक्षा ग्रहण की है, बताओ आप क्या चाहते हैं, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो जहाँ तक आदर्श है, आदर्श अगर हम नहीं मानेंगे तो व्यवहारवाद कहाँ से आएगा? फिर व्यवहार तो आजकल व्यवहारवाद तो स्वार्थवाद के कारण हो गया ना। अगर किसी से हमने व्यवहार करना है तो हम उसको नफा नुकसान देखेंगे पहले। अच्छा, संघ के बहुत सारे स्वयंसेवक आज जो है राजनीति के माध्यम से उच्च पदों तक आ गए हैं, लेकिन प्राय मैं देखता हूँ कि सरस्वती शिशु मंदिर में जो स्वयंसेवक शुरू में थे वो वहीं के वहीं रह गए। उनके अच्छे दिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं देते हैं। कहा ना मैंने, व्यवहारवाद चल रहा ना, आदर्शवाद कहाँ है? तो अच्छा, भावी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भावी भविष्य की योजना ये कि अभी मैं थोड़ा सा आर्थिक तंगियों से भी गुजर रहा हूँ। अगर सब ठीक ठाक रहा तो मैं किसी पत्रिका का स्वयं संपादन करना चाहूँगा और उसमें समसामयिक जो राष्ट्रवाद के विचार हैं, जो मेरे विचार हैं राष्ट्रवाद पर, वो लेखनी के रूप में, लेख रूप में जो है प्रकाशित करता रहूँगा। अच्छा, विद्या भारती के विद्यालयों से हर बार जो है बच्चे जो है उत्तराखंड की मेरिट सूची में स्थान पाते हैं, अन्य संस्थाओं की अपेक्षा जो है अच्छा परिणाम देते हैं। तो अब तो आगे तक उच्च शिक्षा तक भी जो विद्या भारती काम कर रही है, तो कैसा लगता है कि वास्तव में ये बच्चे आगे समाज में जैसे संघ की रीति नीति है, हिंदुत्व की भावना है, उस बेस पे आगे बढ़ेंगे? लगता है ऐसा कुछ? राष्ट्रवाद को या आदर्शवाद को व्यवहार में ढालना बहुत बड़ी बात है। अगर हम आदर्शवाद को व्यवहार में ढालने लग गए तो सब सुना ही सुना है। लेकिन प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है, कंपटीशन, माना इसमें कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर भी और स्कूल प्रबंधन के अंदर भी केवल क्या रहता है कि हमारा रिजल्ट है 100% रहे, होड़ रहती है। क्योंकि उसमें कई चीज़ें हैं, प्राइवेट सेक्टर है, फीस का भी है। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसका साल भर का नुकसान होता है, आर्थिक रूप से भी, ज्ञान के रूप में भी। तो ठीक है, अच्छी बात है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसको व्यवहार में भी ढालना पड़ेगा। अच्छा, और लेखन में भी अच्छा आप गढ़वाली में भी लिखते हैं, हिंदी में भी आप लिखते हैं, कोई और हिंदी की, गढ़वाली की कोई और रचनाएं आपकी? गढ़वाली में तो ऐसे ही मैंने एक करा तो नहीं था, मैंने एक ढोल सागर पर लेख लिखा था। मेरे जो मामा जी हैं गणेश खुखसाल गणी जी, वो धात पत्रिका के संपादक हैं, तो वो भी मेरे को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप कुछ लिखा करो। तो मैंने उसको हिंदी में लिखा था, क्या था कि,
तो उन्होंने मेरी अनुवाद करने में सहायता की थी। तो उत्तराखंड का ढोल सागर विधा पर मेरी एक गढ़वाली रचना धात पत्रिका में प्रकाशित हुई है और उसमें योगदान श्रद्धेय गणेश कुक्षाल गणी जी का। अच्छा, और कोई गीत जो है संघ से या आपका लिखे कोई और रचना कोई एक दो? नहीं, गीत तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखे हैं। यही ढोल विधा पर ही मैंने एक लेख लिखा था, उसको आकाशवाणी में भी मुझे वार्ता के रूप में बुलाया गया था। और उसके बाद जो है आवाज़ साहित्यिक संस्था है ऋषिकेश की, थपलियाल जी उसका संचालन करते हैं। उसके तुरंत बाद उन्होंने उस विधा पर मेरा जो है साक्षात्कार लिया था। बहुत सुंदर। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका संदेश? आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही संदेश है कि वो व्यसन मुक्त रहे। वो आदर, अपने जो परिवार हैं, अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो माता पिता हैं, उन्होंने उनको जन्म से ही जो संस्कार दिए हैं उसको व्यवहार में ढाले और एक अच्छा देश का नागरिक बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुलाकात करने के लिए। जी नमस्कार।